आचार्य अखिलेश और तरुण जी, आपका इस डिबेट में स्वागत है। यहाँ हम एक बहुत ही गहरी डिबेट करेंगे जिसमें आप दोनों चर्चा करेंगे कि योगा की क्या भूमिका है मानसिक स्वास्थ्य में। हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि क्या योगा सभी मानसिक बीमारियों को ठीक कर सकती है या सिर्फ ये एक कोपिंग मैकेनिज्म का काम करती है जिससे कि लोगों को थोड़ा बहुत लाभ ही पहुंचाया जा सकता है। आप दोनों अपने अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कीजिएगा। पहले एक ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिएगा, फिर आपस में एक दूसरे से डिबेट करके एक दूसरे का विरोध कीजिएगा और फिर बाद में हम कुछ क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स देंगे जिससे कि हम इस डिबेट को फिर कंक्लूड करेंगे। तो अखिलेश जी, पहले आप शुरू कीजिए। धन्यवाद। योगा केवल एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा, एक एंशिएंट हमारा सिस्टम है जिसके अंदर फिजिकल पोस्चर मतलब आसन, ब्रेथ कंट्रोल मतलब प्राणायाम, मेडिटेशन मतलब ध्यान और कई सारे दार्शनिक सिद्धांतों को आपस में जोड़कर उनका एक योग बनाकर तन, मन और आत्मा, हमारा शरीर, हमारा मन और हमारे आत्मा में एक संतुलन लाया जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि योगा सभी मानसिक बीमारियों को दूर भगा सकती है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या कई सीवियर डिसऑर्डर जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर। पतंजलि के योग सूत्र, जो कि करीब 2000 से भी ज़्यादा वर्ष पहले लिखे गए थे, उसमें ऐसा बताया गया है कि अगर अनुशासन से, डिसिप्लिन से अगर लगातार प्रैक्टिस की जाए तो एक व्यक्ति में बहुत सी मेंटल क्लैरिटी आती है और इस तरह एक व्यक्ति अपनी पीड़ा से मुक्ति पा सकता है। मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान भी इस तरह के विचारों को सपोर्ट देता है। 2020 में फ्रंटियर्स इन साइकाइट्री जर्नल में एक शोध प्रकाशित हुआ जिसमें पाया गया कि योगा हमारे शरीर में कॉर्टिसोल के लेवल को कम करता है। हमारे अंदर गाबा मतलब एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि मूड को नियंत्रित करने में सहायक होता है, उसके लेवल को बढ़ाता है और साथ ही ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी बढ़ावा देता है, जिससे कि ब्रेन के अंदर रीवायरिंग होती है और इससे हमारे मन मस्तिष्क के जो डिसफंक्शनल पैटर्न हैं उनको हील करने में मदद मिलती है। जबकि फार्मा कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं जिसमें कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, ये अक्सर हमारे लक्षणों को दबा देती हैं और इनके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, जैसे कि वज़न बढ़ जाता है और कई लोगों में भावनात्मक रूप से एक धीमापन आता है, कुछ महसूस नहीं कर पाते। जबकि योगा लोगों को सशक्त बनाती है कि वो खुद को अपने प्रयासों से ही हील कर लें, अपना उपचार कर लें और केवल मन पर ही नहीं, मन, मस्तिष्क, शरीर और आत्मा को भी संतुलित करें। जैसे उदाहरण के लिए कुंडलिनी योगा के कुछ ऐसे प्रोटोकॉल बनाए गए हैं जो कि एडिक्शन और पीटीएसडी के लक्षणों को कम करने में सहायक होते हैं। जैसे 2017 में एक शोध प्रकाशित हुआ जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जर्नल में, जिसमें दिखाया गया कि युद्ध में घायल लोगों में जिनमें पीटीएसडी के लक्षण थे, उनमें लक्षणों को कम करने में योगा काफ़ी सहायक साबित हुआ। और ये जो असर था ये सीबीटी के जैसा ही था। सीबीटी जो कि एक थेरेपी होती है जो कि साइकोलॉजिस्ट लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसका कि पूरा नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये थेरेपी भी पीटीएसडी के सिम्टम्स कम कर सकती है और इसी के बराबर कुंडलिनी योगा भी असरदार साबित हुई इस शोध में। तो योगा जो है वो मानसिक बीमारी के जड़ में जाकर उसे ठीक करती है, जैसे कि तनाव, मन में होने वाला किसी तरह का अलगाव या हमारे शरीर में, मन में ऊर्जा का एक असंतुलन, इनको ठीक करने का काम करती है योगा। अगर योगा को प्रैक्टिस किया जाए पूरे लगन से, पूरी मेहनत से, तो योगा इन मानसिक बीमारियों को जड़ से मिटा सकती है। धन्यवाद। मैं योगा के फ़ायदों की इज्जत करता हूँ और मैं अक्सर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी लोगों को अक्सर एनकरेज करता हूँ कि वो योगा को प्रैक्टिस करें। पर यह कहना
ये दावा करना कि योगा सभी मेंटल इलनेसेस को क्योर कर सकती है, ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाने वाला दावा है और ऐसा कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है। योगा एक बहुत अच्छी कोपिंग स्ट्रेटजी तो है जिससे कि काफ़ी सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस के सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि माइल्ड से मॉडरेट एंजाइटी या माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन। इनके लक्षणों को मैनेज करने में योगा सहायक होती है। 2018 में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ द जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकेट्री में, जिसमें देखा गया कि योगा डिप्रेसिव सिम्टम्स कम कर देती है, पर वो भी सिर्फ 25% सिम्टम्स ही कम कर पाती है योगा, और वो भी कुछ ही लोगों में ये असर देखने में आता है। और वो भी इसलिए क्योंकि योगा में थोड़ा मेडिटेशन का कंपोनेंट होता है, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो इस वजह से ये लोगों में स्ट्रेस कम कर देती है, जिसकी वजह से लोगों के डिप्रेशन के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। पर मेंटल इलनेसेस बहुत सारी होती हैं, सिर्फ डिप्रेशन तो होती नहीं, जिनमें कि बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और कई सारे न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस होते हैं, जैसे लोगों ने कोई ट्रॉमा फेस किया हो या कई सारे दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से लोगों में ये केमिकल चेंज आते हैं और बीमारियां होती हैं। खासकर कि जो सीवियर डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, इनके लिए एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स या CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस में भी ऐसा ही कहा गया है। योगा में बहुत स्पेसिफिसिटी नहीं होती, ये बहुत एक्यूरेट तरीके से कुछ खास लक्षणों को टारगेट नहीं कर पाती, जैसे कि कुछ कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होती हैं, जैसे साइकोसिस या OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इनको ठीक करने में योगा कुछ खास असर नहीं लाती। जैसे 2021 की एक स्टडी में, जो कि जामा साइकेट्री में पब्लिश हुई थी, उसमें देखा गया कि योगा के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही मॉडेस्ट होते हैं, मतलब बस थोड़े बहुत ही होते हैं, जबकि जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं उनके मुकाबले ये असर कुछ खास नहीं होते। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मतलब दवाएं और साइकोथेरेपी। योगा को एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के तौर पर तो यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि थोड़ा रिलैक्सेशन आए और थोड़ा रेजिलियंस बढ़े पेशेंट्स की, पर ये एक स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता किसी भी मेंटल इलनेस के क्योर के लिए। इसीलिए इसकी एफिकेसी को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए, ऐसे में लोगों को मिसगाइड किया जाएगा, खासकर कि तब जब लोग असली इलाज ना लेकर केवल योगा पर ही डिपेंड कर जाएंगे। अखिलेश, तरुण का ऐसा मानना है कि योगा के जो बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं, और जो भी कॉम्प्लेक्स सी मानसिक बीमारियों के जो इलाज हैं, जिन पर कि काफ़ी शोध हुआ है, जिन्हें कि एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स कहा जाता है, उसको योगा रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ऐसे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? तरुण जी का जो शक है, जो विचार है, वो काफी नैरो माइंडेड है और उनके ऊपर काफी वेस्टर्न साइंस का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बस क्विक फिक्स के लिए ही लोगों को उपचार देना चाहते हैं, जबकि ये लोगों का एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन शायद नहीं चाहते। योगा कोई ऐसा इलाज नहीं है जो कि एक ही एक्सरसाइज कर ली जाए और सभी लोग उससे ठीक होंगे, जबकि ये एक डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस है जिसके लिए बहुत समय चाहिए होता है, बहुत सा कमिटमेंट देना होता है, तभी इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने में आते हैं। तरुण जी ने एक बीमारी का मेंशन किया, स्किज़ोफ्रेनिया, और मैं बताना चाहूँगा कि 2019 में एक्टा साइकेट्रिका स्कैंडिनेविका जर्नल में एक बहुत ही बड़ा शोध प्रकाशित हुआ, जिसमें देखा गया कि योगा अगर दवाओं के साथ दी जाए तो इससे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, और साथ ही ये उन पेशेंट्स में इमोशंस में संतुलन लाता है और उनके कॉग्निटिव फंक्शंस को भी इम्प्रूव करती है। इससे पता चलता है कि योगा में बहुत ताकत है और वो सिर्फ सिम्टम्स को संभालने का काम नहीं करती, जबकि उसको जड़ से मिटाकर लोगों को ठीक भी कर सकती है। अगर बायपोलर डिसऑर्डर की बात करें तो प्राणायाम टेक्निक्स जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करने का काम करते हैं, जिससे कि मूड स्विंग्स स्टेबल हो जाते हैं, जैसा कि जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर्स जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में देखा गया, जो कि 2020 में प्रकाशित हुई थी।
भागवत गीता भी हमें बताती है कि हमारे जितने भी मानसिक कलेश, मानसिक पीड़ाएं हैं, वे इसीलिए आती हैं क्योंकि हम आसपास के समाज और जीवन से कट जाते हैं। इसीलिए अगर योगा की, मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए तो हम अपने अस्तित्व के साथ और अपने समाज और अपने आसपास के जीवन के साथ दोबारा से कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि हम अपने मानसिक बीमारी की आध्यात्मिक जड़ों तक भी टारगेट कर सकते हैं। इस तरह हम मानसिक बीमारी से होलिस्टिक तरीके से मुक्ति पा सकते हैं। दवाओं के मुकाबले, जो कि केवल 30% डिप्रेशन पेशेंट्स में ही असर लाती है, योगा में कोई फेलियर रेट नहीं होता अगर उसको सही से प्रैक्टिस किया जाए। तरुण जी बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, जबकि वो उनके लिमिटेशंस को इग्नोर करते हैं। और जबकि योगा के जो फायदे हैं उन पर तो बहुत सारा शोध हुआ है, बहुत सारी स्टडीज की गई हैं। समय के साथ विज्ञान खुद ही ये कन्फर्म कर देगा कि योगियों ने जो सदियों से जाना है वो वास्तव में बिल्कुल सच है कि योगा जो है वो मानसिक बीमारियां ठीक कर सकती है और ये हमारे अंदर एक संतुलन ला सकती है। अखिलेश जी, आपका पैशन मैं समझता हूँ। आप योगा के टीचर हैं, इसलिए आप योगा को लेकर बहुत पैशनेट हैं, बहुत उत्सुक हैं। पर आपने जो भी अपनी मनमर्जी से जो स्टडीज़, जो शोध चुने हैं, उनकी मदद से आपने उनकी फाइंडिंग्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया है। जैसे एक्टा साइकेट्रिका स्कैंडिनेविका की स्टडी जो कि आपने मेंशन की, उसमें योगा को एक एडजंक्ट ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ किया गया था, मतलब एक सहायक इलाज के तौर पर। इसको एक क्योर के तौर पर यूज़ नहीं किया गया था और एक अकेली थेरेपी ये नहीं थी, क्योंकि पेशेंट्स को योगा के बावजूद एंटीसाइकोटिक दवाएं तो दी ही गई थी। इसी तरह जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें दिखाया कि प्राणायाम बाइपोलर के पेशेंट्स को सिर्फ स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करती है, जबकि वो बीमारी का क्योर नहीं करती, ना ही लोगों के मूड सिम्टम्स को क्योर करती है। मेंटल इलनेस जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, इनमें काफ़ी सारी जेनेटिक म्यूटेशंस पाई जाती हैं और इनमें डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर की डिसरेगुलेशन भी पाई जाती है मस्तिष्क में। योगा हमारे डीएनए को तो बदल नहीं सकता, ना ही ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के जो पाथवे हैं, जो रास्ते हैं, जो मैकेनिज्म हैं, ना ही उनको ये डायरेक्टली प्रभावित करता है। आपका जो दावा है कि योगा का कोई फेलियर रेट ही नहीं है, फेल ही नहीं होती है, ये बहुत ही कच्चा और बहुत ही ऊपरी सतह का स्पेक्युलेटिव सा क्लेम है। बहुत से लोग योगा को ट्राई तो करते हैं, पर वो उसके कुछ भी खास मेंटल हेल्थ बेनिफिट नहीं देख पाते, कुछ खासे फर्क लोगों में नहीं आते, खासकर कि वो लोग जिनको की सीवियर लेवल की मेंटल इलनेस है। 2022 में कॉकरेन रिव्यू में एक शोध प्रकाशित हुआ जिसमें यह देखा गया कि योगा के जो इफेक्ट हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट हैं। मतलब किसी शोध में आ गया कि हाँ असर आ रहा है, किसी शोध में आया कि असर बिल्कुल नहीं आ रहा। तो अलग अलग लोगों पर जब शोध किए गए तो पाया गया कि योगा के कुछ खासे असर नहीं आते एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स पर। आपने भी बड़े सारे एंशियंट टेक्स्ट के बारे में बताया, उनके अंदर जो फिलोसॉफिकल विजडम है उसके बारे में चर्चा की, पर ये कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं होता। वो सारे जो पुराने टेक्स्ट थे, शास्त्र थे, उनमें कोई रिसर्च नहीं की गई थी, उनको मानसिक बीमारी में स्टडी नहीं किया गया था। दवाएं और साइकोथेरेपी जैसे कि ओसीडी में दी जाने वाली सीबीटी, ये बहुत ही स्पेसिफिक मेंटल मैकेनिज्म्स को टारगेट करती हैं। जैसे एक्सपोजर थेरेपी की मदद से कंपल्सिव बिहेवियर्स को दूर किया जा सकता है, जिसमें कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरल पाथवे हैं उनकी रीवायरिंग हो जाती है, जबकि योगा इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती। योगा में उस तरह के असर नहीं आते जो कि सीबीटी में या दवाओं से आए हैं। योगा की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो इसमें है कि ये बहुत ही एक्सेसिबल है, हर तरह का व्यक्ति इसको कर सकता है और इसमें रिस्क भी कम है, जिस वजह से ये बहुत अच्छा एक कोपिंग मैकेनिज्म है, कोपिंग टूल है, जिससे कि तनाव कम हो सकता है, लोगों के वेलबींग को बढ़ाने में मदद मिलती है। और ये जो भी प्रूवन ट्रीटमेंट्स हैं जिनका कि अच्छा खासा एविडेंस है, उनके साथ केवल एक सहायक इलाज के तौर पर काम कर सकती है, जबकि ये उन इलाजों के अगेंस्ट खड़े होकर एक स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट के तौर पर काम नहीं करती। उन मामलों में ये ज़्यादा फायदा नहीं लाती। तरुण जी, अखिलेश जी का कहना है कि योगा एक होलिस्टिक अप्रोच है और ये सभी पुराने इलाजों से काफ़ी श्रेष्ठतम है
और ये मानसिक बीमारी की जड़ों में जाकर उसे दूर भगा सकती है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? अखिलेश जी का जो होलिस्टिक अप्रोच वाला जो आर्गुमेंट है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें मेंटल इलनेस को बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई किया गया है। ये जो रूट कॉज की बात कर रहे हैं बार बार कि डिस्कनेक्शन होता है या थोड़ा बहुत तनाव होता है, अलगाव होता है, ये हमेशा यही रूट कॉज मौजूद नहीं होता मानसिक बीमारियों में। कई बार लोगों में कुछ ट्रॉमा का एक्सपीरियंस होता है जो कि उनको मानसिक रूप से बीमार बनाता है। लोगों के जेनेटिक्स होती है, ब्रेन स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कई तरह के ऐसे रूट कॉज होते हैं जिनकी वजह से लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, जैसे कि सीवियर डिप्रेशन या ऑटिज्म की बीमारियां। इनमें ये जेनेटिक या बायोलॉजिकल कॉजेज ज़्यादा देखने में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD, इसमें अक्सर ब्रेन के अंदर या शरीर में सेरोटोनिन की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसको कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ टारगेट करती हैं। 2021 में जामा साइकेट्री जर्नल में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ जिसमें योगा के इफेक्ट साइज को देखा गया डिप्रेशन में, और पाया गया कि वह जो इफेक्ट साइज है वो केवल 0.3 है, जबकि एंटी डिप्रेसेंट्स का जो इफेक्ट साइज था वो 0.8 पाया गया, और वो भी सीवियर केसेस के मामले में। योगा की जो माइंडफुलनेस और जो फिजिकल एक्सरसाइज वाला जो कंपोनेंट होता है, इससे स्ट्रेस तो कम हो ही सकता है, और जब स्ट्रेस कम होगा तो मेंटल इलनेस में भी थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा। पर इससे बीमारी के जो स्पेसिफिक पैथोलॉजी है, उसके कारण हैं, उसके मैकेनिज्म हैं, उनको टारगेट नहीं किया जा सकता। जैसे OCD का उदाहरण लें। इंट्रूसिव थॉट्स को दूर करने के लिए काफ़ी स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ERP। और 2019 में प्रकाशित एक रिसर्च में ये पाया गया, जो कि जर्नल ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स में पब्लिश हुई थी, उसमें ये देखा गया कि ERP के फ़ायदे जनरल जो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है उससे भी ज़्यादा अच्छे और असरदार साबित होते हैं। अखिलेश जी का ऐसा दावा है कि योगा से हमारे ब्रेन की जो वायरिंग है वो बेहतर हो जाती है, रीवायरिंग हो जाती है ब्रेन की, जबकि ये दावा आधा अधूरा ही है, थोड़ा बहुत ही सच है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत सारी एक्टिविटीज से हो सकती है, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज भी आती है और साइकोथेरेपी भी आती है, पर योगा के अंदर इतनी स्पेसिफिसिटी, इतनी प्रिसीजन नहीं होती कि वो हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरल सर्किट्स हैं उनको डिसऑर्डर स्पेसिफिक मैनर में टारगेट कर सके, कि जैसे OCD के अंदर जो ब्रेन के सर्किट हैं जो कि डिसफंक्शनल हैं उन्हीं को टारगेट करे योगा। इतनी स्पेसिफिसिटी और प्रिसीजन योगा में नहीं होती, जबकि योगा एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला टूल है। बड़े सारी एक्सरसाइजेज, बड़ी अलग अलग चीज़ें इसमें शामिल हैं, जैसे कि हम कोई डाइट में चेंज लाते हैं या नींद में बदलाव लाते हैं, कुछ ऐसा ही असर योगा भी लाती है, जिससे कि मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट में सपोर्ट तो मिलता है, पर ये इन सभी मानसिक बीमारियों को क्योर नहीं कर सकती। इसलिए इसको एक यूनिवर्सल ट्रीटमेंट के तौर पर प्रमोट करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इनफैक्ट इससे बहुत से लोगों को जो सही इलाज चाहिए उसमें वो डिले कर सकते हैं, खासकर कि वो लोग जिनको कि काफ़ी सीवियर बीमारियां हैं या जिसमें उनको दूसरे लोगों की सहायता की ज़रूरत है इलाज के लिए। तरुण जी का जो आर्ग्यूमेंट है, लगता है वो बड़ा ही रिडक्शनिस्टिक व्यू है। मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि मानसिक बीमारियां तो बस हमारे मस्तिष्क से ही उत्पन्न होती हैं और हमारी बायोलॉजी पर ही केंद्रित होती हैं, जबकि वो माइंड, बॉडी, स्पिरिट के कनेक्शन को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हैं। हाँ, ये बात सच है कि जेनेटिक्स और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक भूमिका होती है मानसिक बीमारियों में, पर योगा की प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमें होलिस्टिकली इम्प्रूव करती हैं, हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर, आत्मा को इन्फ्लुएंस करती हैं और हमें होलिस्टिकली बेहतर बनाती हैं। उदाहरण के लिए 2020 में जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में एक शोध प्रकाशित हुआ जिसमें दिखाया गया कि कुंडलिनी योगा की जो मंत्रा वाली मेडिटेशन है उससे OCD के सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि मस्तिष्क का जो एक हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसमें हाइपर एक्टिविटी को भी कम करती है कुंडलिनी योगा। और ये सारे जो असर हैं ये CBT से भी देखने में आते हैं और योगा के असर CBT के ही बराबर देखे गए। तरुण जी ने जो जामा जर्नल के मेटा एनालिसिस का उदाहरण दिया,
जिसमें कि योगा की क्षमता को काफी हल्का आंका गया है, क्योंकि इन शोधकर्ताओं ने योगा के असर को सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही एनालाइज किया। उन्होंने बहुत ही बेसिक सी योगा क्लासेस की बात की थी और उन्होंने लंबे समय तक योगा को उपचार के तौर पर टेस्ट नहीं किया और ना ही इन्होंने योगा की एक्सरसाइज को मॉडिफाई करके लोगों को प्रोवाइड किया, जैसा कि अयंगर के और कुंडलिनी ट्रेडिशंस में किया जाता है, वैसा इन शोधों में अक्सर नहीं किया जाता। यहां तक कि सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट्स पर भी योगा का असर पड़ता है अगर योगा को लगातार निरंतर सही से प्रैक्टिस किया जाए। 2017 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकाइट्री में एक शोध प्रकाशित हुआ जिसमें देखा गया कि जिन लोगों को ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन था उनमें 60% पार्टिसिपेंट्स में रेमिशन आ गया, मतलब उनके लक्षण चले गए सिर्फ 10 हफ्ते तक जब लोगों ने योगा को प्रैक्टिस किया। एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के मुकाबले जिनका की असर कुछ समय बाद चला जाता है, योगा के असर लंबे समय तक बने रहते हैं और साथ ही उसके असर धीरे धीरे और भी ज्यादा इंप्रूव होते जाते हैं। तरुण जी चिंता करते हैं कि अगर लोग योगा पर ही निर्भर रहे तो लोगों को सही इलाज मिलने में बहुत देरी हो जाएगी, जबकि तरुण जी एक खास चीज को ध्यान नहीं देते कि ये जो इलाज हैं जैसे कि दवाएं, अक्सर ये या तो पेशेंट्स का बहुत ही नुकसान करती हैं, लंबे समय तक अगर ली जाएं तो ये लोगों में बहुत से साइड इफेक्ट्स लाती हैं, शरीर को नुकसान करती हैं और ये बहुत अच्छा असर दिखाती भी नहीं। जैसे कि एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ टार्डाइव डिस्काइनेसिया के सिम्टम्स लाती हैं और 20% लोगों में जो कि लंबे समय तक इनको यूज़ करते हैं उनमें ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। ऐसा स्किज़ोफ्रीनिया बुलेटिन की 2020 की एक शोध में प्रकाशित हुआ। योगा के ऐसे कोई भी रिस्क नहीं होते। अगर योगा की मदद से सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाया जाए और रेजिलियंस डेवलप की जाए, अपने अंदर सहन शक्ति लाई जाए, तो योगा मानसिक बीमारियों की जो जड़ है उसको टारगेट कर सकती है और सभी मानसिक बीमारियों की जड़ में डिसहार्मनी की समस्या पाई जाती है, मतलब लोगों का अपने आसपास के जगत से, खुद से कनेक्शन टूट जाता है और अगर इसी को हम दोबारा से स्थापित कर लें तो मानसिक बीमारियों को धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। यहाँ तक कि कोई भी मानसिक बीमारी पूरी तरह से क्योर की जा सकती है अगर निरंतर योगा की प्रैक्टिस की जाए। आप दोनों का बहुत ही धन्यवाद अपने आर्ग्यूमेंट्स को डिटेल में प्रस्तुत करने के लिए। तरुण जी, आप अपना कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए। योगा एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, इसके पीछे काफ़ी सारा साइंस मौजूद है, ये बात मैं मानता हूँ, पर यह केवल एक कोपिंग स्ट्रेटजी ही है जो कि तनाव को कम करती है, मूड को बेहतर करती है और कई लोगों में रेजिलियंस डेवलप करती है, मजबूत बनाती है लोगों को। इसके जो बेनिफिट हैं वो सिर्फ माइल्ड या मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइटी में ही आते हैं या फिर माइल्ड या मॉडरेट लेवल ऑफ डिप्रेशन में आते हैं और इस तरह के असर अच्छे खासे देखे गए हैं। और योगा जो है उसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं है जैसे कि दवाओं में होता है और ये इजीली एक्सेसिबल है, ज़्यादातर लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं और ये जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं उनके साथ दी जा सकती है। पर मेंटल इलनेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं जिसमें कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और काफ़ी सोशल फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं। खासकर कि सीवियर डिसऑर्डर्स जैसे कि स्किज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या ओसीडी, इनके लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटेड इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है जैसे कि दवाएं, थेरेपी या दोनों, और योगा इन सब इलाजों को रिप्लेस नहीं कर सकती। जो एविडेंस है जैसे कि कॉकरेन रिव्यू बताए या फिर जामा साइकेट्री में जो पब्लिश हुए हैं वो बताते हैं कि योगा के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सीवियर कंडीशंस में भी बहुत ही मॉडेस्ट, बहुत ही थोड़े से हैं और ये इनकंसिस्टेंट है। सभी शोध एक जैसे रिजल्ट्स नहीं दिखाते। ये दावा करना कि योगा सभी मानसिक बीमारियों को क्योर कर सकता है, इस दावे के लिए रिसर्च में आज तक कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है और इस तरह का दावा करना काफ़ी खतरनाक भी है क्योंकि इससे लोग सही इलाज लेने से डिस्करेज हो सकते हैं। योगा मेंटल हेल्थ टूल किट का एक अच्छा हिस्सा है, इसको यूज़ किया जाना चाहिए, पर यह कोई रामबाण नहीं है।
इसलिए इसको जिम्मेदारी से प्रमोट किया जाना चाहिए और एक सपोर्टिव प्रैक्टिस के तौर पर ही इसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि इसे इस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए जैसे कि ये हर तरह की बीमारी को हर तरह से ठीक कर देगी। अखिलेश जी, अब आपकी बारी, आप अपना एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए। योगा एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है। ये एक टाइम टेस्टेड सिस्टम है जो कि सभी मानसिक बीमारियों को ठीक कर सकता है और ये उनकी जड़ में जाकर बीमारियों का इलाज करता है। लोगों के अंदर असंतुलित जो मानसिकता है उसको ठीक करता है और लोगों के अंदर जो एक अलगाव है, खासकर कि उनके मन, शरीर और आत्मा में जो एक डिस्कनेक्शन आ चुका है, उसको ठीक करने का काम करता है योगा। हमारे पुराने जितने भी शास्त्र हैं, जैसे कि योग सूत्र या जो भी आजकल मॉडर्न साइंस जो शोध कर रहा है, जैसे कि दी लैंसेट में या फ्रंटियर्स इन साइकेट्री में जो शोध प्रकाशित हुए हैं, उन्होंने पक्के तौर पर यह साबित किया है कि योगा के अंदर वो क्षमता है कि ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट कर सकती है, हमारे अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा सकती है और हमारे अंदर भावनात्मक रूप से एक मजबूती ला सकती है। जबकि जो पुराने इलाज हैं, जैसे कि दवाइयाँ, वो अक्सर फेल हो जाती हैं। 30% डिप्रेशन के पेशेंट्स पर तो इन दवाओं के कोई असर ही नहीं आते और इनसे बहुत से नुकसान होते हैं, जैसे कि एंटीसाइकोटिक दवाओं का मैंने बताया। जबकि योगा जो है लोगों को सशक्त बनाती है ताकि वो खुद को हील कर सकें, और वो भी बिना किसी रिस्क के। पीटीएसडी हो, चाहे स्किज़ोफ्रीनिया हो या कोई सीवियर डिप्रेशन की समस्या, अगर योगा की प्रैक्टिसेस को पेशेंट्स के हिसाब से मॉडिफाई किया जाए, जैसे कि प्राणायाम, मेडिटेशन, तो लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और जैसे कि लोग साइकोथेरेपी लेते हैं, उसी के बराबर योगा के अंदर बहुत ही स्थायी, बहुत ही परमानेंट असर आ सकते हैं। विज्ञान ने तो बस अभी शुरू ही किया है योगा की ताकत को समझना, पर जितना भी एविडेंस है, सबूत है, वो बहुत ही क्लियर है कि अगर डेडिकेशन से, लगन के साथ, मन लगा के, इच्छा शक्ति से निरंतर योगा किया जाए तो ये मानसिक बीमारियों को जड़ से मिटा सकती है। ये कोई केवल एक टूल नहीं है, एक साधन नहीं है, जबकि ये लंबे समय तक टिके रहने वाली मन की आजादी को हासिल करने का एक तरीका है, एक जरिया है। आप दोनों का धन्यवाद, अखिलेश जी और तरुण जी। आप दोनों ने बहुत ही गहराई से अपने विचार रखे और इस डिबेट को बहुत ही रोचक बनाया। बहुत से आप दोनों ने ऐसे सवाल खड़े किए जो कि श्रोताओं के मन में नए विचार को जन्म देंगे। लोग नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर होंगे और शायद इस दिशा में कुछ नई खोजबीन करेंगे। उम्मीद है कि लोगों की सोच में एक नया आयाम जुड़ेगा इस डिबेट से। अब जो जनता है, श्रोता हैं, वो समझ पाएंगे कि ये दोनों जो नज़रिए हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, इनके पीछे का आधार क्या है, और लोग ये खुद ही तौलेंगे कि कौन सा पर्सपेक्टिव ज़्यादा बेहतर है उनके हिसाब से और उन्हें किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और इस तरह लोग बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में योगा की किस तरह की भूमिका होती है।